तो आज हम देखेंगे टीएनबी की वैकेंसी के बारे में जो आईएएस सीए के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि क्योंकि अभी बहुत वैकेंसीज नहीं आ रही थी और ये बम्पर वैकेंसी आ गया है। मतलब कितना 160 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 40 90 480 वैकेंसी आई है। 480 वैकेंसी कुछ होती है वो तो। 480 वैकेंसी आई है और इसमें से हम देखते हैं किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें हमें देखने के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की इस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ, ये आप खुद बाइफरकेशन देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका जो लिंक है एडवर्टीजमेंट का, नोटिफिकेशन का, इसको मैं डाल दूंगा। आप इसका देखिए, मैनेजर रिस्क का हमको सीए, सीएमए, सीएफए, एमबीए फाइनेंस सब कुछ चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी रहेगा कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट का, सर एमबीए प्राइवेट करस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर जो एमबीए फाइनेंस से अप्लाई करना चाहता अकेला, उसको रेगुलर डिग्री होना कंपलसरी है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत क्वेरीज आती हैं। सर प्राइवेट है तो कर लें क्या? नहीं भाई साहब, नहीं कर सकते सीए। और दूसरी इसमें क्वेरी आएगी स्टूडेंट्स की, सर ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग इन फाइनेंस करके है, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बैंकिंग फाइनेंस बोलेंगे शायद इसको, इसमें जो 60% है ना, अभी कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 60% सीए सीएमए में। नहीं भाई साहब, सीए सीएमए में 60% की बात नहीं कर रहा है। ये जितना मेरा ओपिनियन है, जितना मेरा व्यू है, वो कहता है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ये प्रोग्राम है, उसमें 60% होना चाहिए। और डिजायरेबल मतलब अगर सपोज दो कोई सेम मार्क्स हैं, कैंडिडेट के इंटरव्यू में गया है और सेम मार्क्स है, तो फिर उसको हम जो डिजायरेबल है, मतलब अगर सेम मार्क्स आ रहे इंटरव्यू के बाद भी, तो हम उसको प्रेफरेंस दे देंगे जिसके पास ये चीज होगी। बट ऐसा बहुत बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस में ये चीज होती है। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से। मैं आपके एक एक जो आपकी क्वेरीज आई थी वो मैं एड्रेस करता जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप। इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इसमें कहते हैं मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। सीए बनने के बाद, आज अगर 30 जुलाई को आप सीए बने हैं तो 31 जुलाई से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आर्टिकलशिप कभी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो नहीं होगा। आप अगर बोले 5 महीने 5 महीने और 29 दिन मैंने कहीं और काम किया है, तो ऐड नहीं होगा, वो चीज़ ऐड नहीं होगी। मतलब 5 महीने 29 दिन और 5 महीने 29 दिन, 5 महीने 29 दिन, ये मिला के अगर करोगे तो कभी नहीं होगा। 6 मंथ से मोर देन एट वन प्लेस होना चाहिए, तभी वो एक्सपीरियंस आपका ऐड होगा। और एक्सपीरियंस कहाँ पे चाहिए वो आप देखिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बैंक्स में हो। बैंक्स मतलब प्राइवेट बैंक में भी हो सकता है, पब्लिक बैंक में भी हो सकता है। पब्लिक बैंक में मतलब क्लर्क वगैरह कोई होगा, वो अप्लाई कर सकता अगर वो सीए हो तो। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो काम कर रहे हैं, जैसे कोल इंडिया में है, कोई कोई राइट्स में है, कोई पावर ग्रिड में है, कोई आना चाहता है, कोई आना चाहता है, इसलिए कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट या कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट एनबीएफ या एनबीएफसी में काम कर रहा है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, ये पक्का कहीं ना कहीं मेंशन होगा इसमें, अगर हम सर्च करके देखते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एंटिटी, इन्होंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट को। बट हम इसको मानेंगे, जब दूसरी जगह कॉर्पोरेट की बात कर रहा है तो उसका ये मतलब ये हो सकता है लिस्टेड कंपनीज में एक्सपीरियंस हो तो ही ये मानेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम दूसरी जगह इसको देखें, अगर दूसरी जगह मैं इसको देखूंगा तो मुझे दिखेगा ये कि कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट, ये चीज़ बोल रहा है। कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट को हम गूगल पर सर्च करके चेक कर लेते हैं।
कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट गूगल पे इसका मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, अब इनसे डेफिनेशन लेना पड़ेगा। इस पर मैं आरटीआई में फाइल कर दूंगा टू गेट द इसकी डेफिनेशन, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे वो तो कवर हो रहे हैं इसमें, बैंक्स में बैंक्स में तो वो आ जा रहे हैं, बट कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट ऑब्लिक एनबीएफसी, एनबीएफसी भी क्लियर है मुझे, बैंक्स भी क्लियर है, पीएसयू भी, बट मुझे इस समय क्लियर नहीं है कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट ये किसको बोल रही हैं उसमें, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन नहीं दी है। क्योंकि कॉर्पोरेट अगर कोई लिस्टेड कंपनी है वो फॉर श्योर अप्लाई कर सकता है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, बट नॉन लिस्टेड का क्लैरिफिकेशन लेना इसमें ज़रूरी होगा, क्योंकि दूसरी जगह इन्होंने कॉर्पोरेट के लिए बोल के रखा, कॉर्पोरेट 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 के लिए बोल के रखा है, लिस्टेड होना चाहिए ये बोला है, लिस्टेड कॉर्पोरेट और इट सब्सिडरी, मतलब कोई होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है और सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है तो भी आप अगर आप सब्सिडरी नॉन लिस्टेड सब्सिडरी में काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट आपकी होल्डिंग्स लिस्टेड होना चाहिए। मेरा जो मतलब यहाँ ये निकालना पड़ेगा कि ये नॉन लिस्टेड को ले रहे हैं एक्सपीरियंस में, नॉन लिस्टेड का मतलब बिग फोर कंपनीज हैं या कोई ऑडिट फर्म्स हैं उनको ये ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। ये चीज़ मैं इसमें पूछ लूँगा, एज रिलैक्सेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। मैनेजर क्रेडिट में भी सेम क्वालिफिकेशन सीए, सीएमए, एमबीए और पीजीडीएम, जो पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन, हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि बच्चों इसमें हमें रेगुलर डिग्री होना कंपलसरी है। सीए सीएमए तो हमारा प्रोफेशनल है, उसमें तो सीधा सीधा एलिजिबल है, 1 ईयर और पोस्ट क्वालिफिकेशन सेम सेम फंडा है यहाँ पे। यहाँ पे भी मैनेजर ट्रेजरी में एमबीए फाइनेंस इक्विवेलेंट वगैरह जो भी है सीए अप्लाई कर सकता है। ये सी ए आई बी भी एक किनके कोर्स होते हैं, जे आई बी सी ए आई बी, वो बैंकिंग के रहते हैं। इसमें भी इनको क्या चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग। यहाँ थोड़ा अलग है दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट बैंक में, तो ये बोल रहे हैं मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग इन ट्रेजरी ऑफ अ बैंक, ट्रेजरी में होना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर क्या होता है? प्राइमरी डीलर मेरे हिसाब से जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के होते हैं वही होते हैं प्राइमरी डीलर मीनिंग। हाँ, प्राइमरी डीलर इज अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन अप्रूव्ड टू ट्रेड सिक्योरिटीज विथ नेशनल गवर्नमेंट। ये चीज़ होती है प्राइमरी डीलर, आप देख लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मेरे ओपिनियन में सी ए सी एम ए सी डब्ल्यू ए और एम बी फाइनेंस वगैरह होंगे, और या तो जो किसी बैंक में प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं तो वो देख लेंगे बैंकिंग सेक्टर में, ट्रेजरी में, या प्राइमरी डीलर के साथ वो जो एक्सपीरियंस होगा उसे, जो कर रहा होगा काम प्राइमरी डीलर में, डेफिनेशन दिखा दी वो उसमें कर लेगा। मैनेजर लॉ, काफ़ी लोग अपने साथ लॉ वाले भी जुड़े हैं, उनको भी दिखा देता हूँ भैया, आपकी डिग्री होनी चाहिए लॉ में 60% चाहिए है, और 5 साल वो इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं बीए एमए एलएलबी जो भी उनका कंपोजिट करके बनाया जाता है, ये भी हमारा स्कोप नहीं है एचआर तक, इकोनॉमिक्स में भी नहीं है। अब आती है सीनियर मैनेजर रिस्क, रिस्क डिपार्टमेंट, इसमें भी सीए चाहिए है, सेम पीजी, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में 60% चाहिए। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उधर एक था यहाँ 3 था। मैं आपको आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा। सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए भी सी ए वही सेम क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, इन ऑल केस एम बी ए पी जी इक्विवेलेंट डिप्लोमा इज मेंशन क्राइटेरिया फॉर फॉलोइंग गाइडलाइन, कोर्सेज 2 ईयर का होना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, मैं रिपीट करूँ बोलूँ, आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड। ये एक्सपीरियंस वाली बात बोल के रखी है, देखो 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस होगा कहीं, अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन में आप 6 महीने कर रहे हैं तो नॉट विल बी काउंटेड, नॉट विल बी काउंटेड, 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम सिलेबस की बात पे। सिलेबस, सिलेबस यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हम लोग अभी क्या गलती करेंगे,
कुछ दिनों में बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, अभी कुछ आ चुकी हैं और आएंगी। और मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ कई बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, सही बात है। अब क्या होता है ना, यूट्यूब जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैथ्स एंड रीजनिंग, एक होता है एसएससी पैटर्न, एक होता है बैंकिंग पैटर्न। बैंकिंग एसएससी पैटर्न मतलब सिलेबस वही रहता, पर क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। दोनों का पैटर्न में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अगर कोई बच्चा क्या करता है, एसएससी के लेक्चर वगैरह पढ़ के चला जाता है, नुकसान ये हो जाएगा उसे, क्योंकि बैंक में बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उसको दिक्कत हो जाएगी अगर वो एसएससी लेवल की चीज़ें देख के चला गया। एसएससी वाले जो बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर पढ़े हुए, वाईफाई स्टडी हुए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, दे आर वेरी गुड चैनल्स, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ये मैथ रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बैंकिंग नेचर की मैथ रीजनिंग में प्रिपरेशन आपको करना है। अगर आप और भी पीएसयू टारगेट कर रहे हैं तो एसएससी वेल एंड गुड है। अगर आप सिर्फ पीएनबी टारगेट कर रहे हैं तो आप एसएससी का मत करिएगा, क्योंकि या एसएससी में 4 ऑप्शन आते हैं और बैंकिंग पैटर्न में 5 ऑप्शन होते हैं। आप बोलेंगे सर हमें क्या मतलब है, ऑप्शन ही तो है। ऑप्शन मतलब पूछने के तरीके अलग होते हैं। आप जितने एग्जाम निकालिए, आप एक बार उससे कंफर्म भी कर लीजिएगा, कोई आपका दोस्त निकाला, मेरे काफ़ी दोस्तों ने निकाला है, मेरे को भी जूनियर ने भी निकाला है, सीनियर ने भी निकाले हुए हैं, तो देखे हुए हैं पेपर हम लोगों ने। ये 5 ऑप्शंस रहते हैं, उनके पूछने का अप्रोच अलग होता है दोनों का, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आप अगर स्पेसिफिक पीएनबी की कर रहे हैं तैयारी, तो मैथ और रीजनिंग बैंकिंग पैटर्न की ही तैयार करना। इंग्लिश तो नॉर्मल रहती है, इंग्लिश में तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। अब आती प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ पीएसयू जो नॉर्मल पावर ग्रिड वगैरह एग्जाम्स होते हैं, इनसे हल्का से डिफरेंस है इसमें। क्या होता है, एक तरफ पीएसयू ले लेते हैं हम और एक तरफ बैंकिंग। बैंकिंग इसमें क्या होता है, पीएसयू में सबसे ज़्यादा अकाउंट्स, कॉस्टिंग प्लस एफएम, ये एक कैटेगरी में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हल लॉ आता है। लॉ वो भी कौन सा, बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पीएफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछ लेते हैं, और ग्रेचुटी पूछते हैं, बोनस एक्ट पूछते हैं। बैंकिंग में क्या होता है, ये तो रहता ही रहता है, बट लॉ रिलेटेड टू आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पूछ लेते हैं लोग। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2020 का आप पढ़िए अच्छे से, क्योंकि अगर आप कहेंगे सर वो तो हमारा पीएसयू जैसा सिलेबस है, हाँ मैं मानता हूँ है, पर क्या होगा, जैसे 75 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 50 में से क्या करेंगे ये लोग अब आपकी, और जैसे एडवांस अकाउंटिंग में बैंकिंग है, आपका आईपीसीसी में था बैंकिंग, बैंक की अकाउंटिंग, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करते हैं लोग, इसमें लॉ ज़्यादा पूछा जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लॉ के साथ इकोनॉमिक सर्वे, जो करंट अफेयर में इकोनॉमिक सर्विस जो है 2020 का, जो करंट में चल रही चीज़ें, उसको ये लोग चीज़ें उसको जोड़ दिया जाता है। रेपो रेट क्या होगी, ये तो नॉर्मल चीज़, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, लिक्विडिटी वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब रेट्स आपको पता होना चाहिए। ये आपके प्रोफेशनल सिलेबस में काउंट होती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। अकेले अगर आप सोचें अकाउंट, कॉस्टिंग, डीटी, ऑडिट, एफएम, लॉ, जीएसटी, ये सब मैं पढ़ के चला जाऊँ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो हो सकता है, बट क्या होता है, कुछ मार्क्स आपके छूट सकते हैं, जो आपको कट ऑफ से ऊपर मार्क्स क्लियर करने में मदद करेगा, वो है इकोनॉमिक सर्वे। वो है, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशनल में इकोनॉमिक्स भी आता है, जैसे सीपीटी में आया करता था, तो उतना बेसिक लेवल का आपको इकोनॉमिक्स आएगा, जो हम कई बार भूल जाते हैं। और ये चीज़ आपको देखना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, करंट अफेयर्स से देखिए, क्योंकि आ सकता है और लिंक कर लिया जाता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, करंट अफेयर्स से ये लोग लिंक कर देते हैं करंट चीज़ों को। तो कॉस्टिंग बैंकिंग में कम होती है, कॉस्टिंग कम होती है।
और अगर आप सोचें कि मैं टॉपिक वाइज बता दूं अकाउंट्स में, तो टॉपिक वाइज ये बोलूँगा कि रेशियो एनालिसिस ये टॉप प्रायोरिटी पे पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। और बैंकिंग में तो रेशियो एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। और हमारे सीए फाइनल में भी तो बैंक्स ऑडिट है, बैंक का ऑडिट का चैप्टर है, तो वो भी देखने पड़ेंगे अपन को। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, कब डाउटफुल हो जाता है, वो पूरे वो हम पढ़ते थे, कितने परसेंटेज प्रोविजन बनाना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ये प्रिपरेशन आपको कहाँ मिलेगी, डेबिट ग्रुप में पूरी प्रिपरेशन आपकी हो रही है। एक पीएनबी का स्पेशली डेडिकेटेड मैं बैच बना रहा हूँ। और याद रखिए, जिन बच्चों ने हमारा बड़ा पैकेज लेके रखा है, डेबिट गुरु का बड़ा पैकेज लेके रखा पावर ग्रिड का, उनको कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले बाय किया था उसमें ही उनको सब चीज मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं किया है वो अपना डेडिकेटेड ले सकते हैं पीएनबी स्पेशलिस्ट 3 मंथ वैलिडिटी का, क्योंकि पीएनबी की एग्जाम नवंबर एंड में होगी। नवंबर एंड में होने की हायर प्रोबेबिलिटी है। अक्टूबर नवंबर बोला है उन्होंने, बट मेरे ओपिनियन में अक्टूबर तो मुश्किल है, पर नवंबर में एग्जाम आपका कंफर्म हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने पहले से पैकेज लेके रखा है डेबिट गुरु का, उनको अभी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं किया, हम 3 मंथ वैलिडिटी के लिए, जो सिर्फ पीएनबी को ही टारगेट कर रहे हैं, 3 मंथ वैलिडिटी के लिए हम उसको लोअर कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं। स्पेशली पीएनबी के लिए होगा, उसमें आपको इकोनॉमिक सर्विस के बारे में डेली चीजें पता चलेंगी। आपको एक और चीज बता देता हूँ, हमारा डेली पेज है 100 रुपीज में है, मतलब उसमें 6-7 हज़ार क्वेश्चन और डेली आते हैं। उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको मिलेगी डेली बेसिस पे, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर मिलेगा और काफ़ी कुछ गाइडेंस मिलेगी, जहाँ आप फ्री रिसोर्स से पढ़ सकते हैं। कि हम ऐसा नहीं करेंगे भाई कट कॉपी पेस्ट करके ला दी और आपके रख दिया कि भैया इसके पैसे दे दो, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। बहुत सारी रिसोर्स है मार्केट में जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, जो नॉन टेक पार्ट है। बट टेक पार्ट में आपको क्या है, सिलेबस तो आपको खुद पढ़ना है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको यहाँ से करना है। और हम लोगों ने तो नोट्स भी प्रोवाइड करके रखे हैं, आप नोट्स भी हमारे पढ़ सकते हैं साथ ही साथ। बट मैं आपको जो सीए सीएमए एमबी वगैरह है, मैं उनको यही बोलूँगा, आप एक बार क्वेश्चन देखिए, 5-6 बार टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चल जाए। ऐसा नहीं होता कि सपोज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपको क्वेश्चन आया, मैं मान सकता हूँ आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, बट आपको कंसेप्ट पता होगा। एक बार आप फॉर्मूला देंगे, दोबारा रिकॉल हो जाएगा। तो आप एक बार चीज़ को ट्राई करके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट मॉक है टेक का, वो दे सकते हैं आप डेबिट ग्रुप में आके। तो मेरा ये सजेशन रहेगा। और मैं पीएनबी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपके हर एक क्वेरीज लूंगा और आपको बताऊंगा कितनी सैलरी होगी। सैलरी का आपको देखना है तो आप पार्ट 2 उसका देखिएगा। और मैं बता एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, बैंक्स की सैलरी ऑलरेडी बढ़ गई है। जो इन्होंने पे स्केल्स बताए, ये प्री रिवाइज, अभी रिवाइज इन्होंने नहीं बताया है। अभी 15% सैलरी बढ़ गई है, 15% सैलरी बढ़ी है, और उसमें बहुत सारे लोड्स फैक्टर डाले जाते हैं। तो अमूमन आपको मैं बता देता हूँ, पूरा बाइफर्केशन भी दे देता हूँ सैलरी का। पार्ट 2 का छोड़िए, यहीं ले लीजिए, नहीं तो बोलेंगे सर व्यू के लिए भैया 2000 सब्सक्राइबर में कोई पैसे नहीं आते हैं। जब मिलियन सब्सक्राइबर होता है तब 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए मुश्किल से आ पाता है। तो एजुकेशनल चैनल को आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करें अच्छा रहेगा। भाई कोई भी अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से, और यूट्यूब इज़ नॉट अ अर्निंग मॉडल, जस्ट टू हेल्प यू आउट गाइस। सैलरी का बता देता हूँ, अभी अराउंड जो स्केल 2 का इतना है आई गेस, मैंने देखा नहीं, फिर भी यहाँ दिखा दूँगी। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भी आप मेरी वोट लगा देंगे कि सर आपने तो गलत बता दिया, जबकि आपको भी पता है सही मैं देख सकता हूँ, पर दूसरों को गलत तो बताएंगे ना अपन। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। 31705 है, ये सैलरी अराउंड 38 बेसिक होगा। 38, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये बैंक्स आप जाके चेक कर सकते हैं। जो बैंकर एसोसिएशन होती है उनकी मांगे पूरी हुई हैं। 15% ये बढ़ के 38,000 बेसिक हो जाएगा, हो चुका है ऑब्वियसली, इसका हो चुका है। तो आपका इन हैंड सैलरी अराउंड, जो मैंने पता किया है मेरे फ्रेंड से, वो बता रहा है आपकी मिनिमम सैलरी इन हैंड 55,000 आएगी, मिनिमम 55,000। और फिर अलग अलाउंसेस परक्विजिट्स वगैरह होते हैं बैंक्स के, जैसे आप बैंक्स में लोन ले सकते हैं, 5% पे लोन मिलता है आप लोगों को। और वहीं अगर मैं लेने जाऊंगा बैंक्स के से लोन, तो मुझे वो 9-10% का हाउसिंग मिलेगा, 12-13% का मुझे पर्सनल लोन मिलेगा। बट बैंक्स में ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और ये 3 साल वाला एक्सपीरियंस में ये सैलरी हो गई बेसिक, शायद क्या 48,000 इसकी बेसिक हो गई है। और इसका जो इन हैंड आ रहा है वो 65 प्लस आएगा इसका इन हैंड, ऐसा कुछ है इनका। तो
सैलरी वाइज भी ठीक ठाक है। बस एक पीएनबी से आपको एक फ़ायदा मिल सकता है कि अगर आप लोकेशन से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने घर के पास ही पोस्टेड रहूं, तो पीएनबी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये इतना मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप चाहते मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत पैसा है, सैलरी वाइज मेरे को पैसा मिले, तो पावर ग्रिड में सैलरी ज़्यादा है, 20,000 रुपये ज़्यादा उसमें सैलरी, बट लोकेशन आपका घर के पास नहीं हो सकता। पीएनबी आपके इंडिया वाइड हर एक जगह मिल जाएगा आपको। रीजनल ऑफिस में पोस्ट रहता है और बैंक्स में ब्रांच में मिलता है, तो आप अपने घर के पास रह सकते हैं। बट पावर ग्रिड में ऐसा कुछ मुश्किल, इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, बट पीएनबी में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप लोकेशन अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, माता पिता के पास रहना चाहते हैं, होम टाउन में रहना चाहते हैं, तो पीएनबी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हर हर बच्चों के लिए मनी इज नॉट अ प्राइम फैक्टर टू डिसाइड वेदर टू गो और नो। सो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। थैंक यू गाइस, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट ही होगा। और अर्निंग मत सोचिएगा कि सर बहुत पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से बातें हैं, हम क्यों करते हैं, हमारी वजह से पैसे कमा लेंगे। अरे भाई इतना इतना नहीं सोचते। और यूट्यूब से ऐसे पैसे नहीं आते, ऐसे व्यूज़ से, बहुत मिलियन ऑफ व्यूज़ होते हैं तब आते हैं। यहाँ तो अब समझ लीजिए अब यार, ठीक है।